कांग्रेस पार्टी ने ये सूझबूझ से काम किया है ना कि हमारे अब तो उन्होंने 28 के 28 को दे दी, लेकिन गिने चुने को भी देते तो डॉक्टर कादयान को तब भी मिलनी थी, क्योंकि इनका अपना जो वर्चस्व है इलाके में भी है, पूरे हरियाणा में भी है, और इनके ऊपर इतनी लंबी राजनीतिक बेदाग कोई करके दिखाए वो उन्होंने करके दिखाया। नमस्कार जी, मैं धनराज रोहतक। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये जो शख्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रणबीर कादयान जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हैं और लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे इनके बारे में, एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी है। तो नमस्कार। रणबीर जी, हम आपसे सबसे पहले आपका परिचय पूछना चाहेंगे। एक बार परिचय हम पूरा अपना हमारे दर्शकों को बताएंगे। हम मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे लगातार 32 साल, और लास्ट में 4 साल प्रिंसिपल के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज जसीरा से रिटायर हुए हैं अभी 2 महीना पहले। और राजनीतिक बातों में हमेशा से रुचि रही है हमारी, सामाजिक समस्याओं के बारे में भी डिस्कशन करते रहते थे जब टीचर थे हम उस टाइम, तो इसी तरह से धीरे धीरे। रणबीर जी, आप एक शिक्षक होते हुए, एक प्रोफेसर लेक्चरर होते हुए, आप किस प्रकार एक मैथ के शिक्षक थे वो भी, और किस प्रकार राजनीति में किस प्रकार इंटरेस्ट लेने लगे आप? बस राजनीति की जागरूकता हमारे अंदर शुरू से ही है। हमारे साथी बात करते थे हर इलेक्शन से पहले या बीच में भी, सामाजिक मुद्दों पर जो भी देश में हालात होते हैं, किसी ज्वलंत मुद्दे पर हर तरह का डिस्कशन होता था। तो दोनों फील्ड हैं, बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हम अपने देश की समस्याओं के बारे में हमेशा सचेत रहते हैं। पिछले 35-37 सालों से तो हमारे साथी डिस्कशन करते थे, हमेशा हम भी पार्ट लिया करते उसमें, और ये हमेशा ही रहा है। आप बेसिकली दुबलदन गांव से संबंध रखते हो, आपका पैतृक गांव दुबलदन, और दुबलदन में जो बेरी हल्के की राजनीति आती है, उस बेरी हल्के की राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारा जो बेरी हल्का है, इसमें एक तो सामाजिक समरसता शुरू से ही है। कभी भी किसी भी इलेक्शन में आपस में भाईचारे को बिगाड़ने का कभी कोई इंसिडेंट हमारे हल्के में नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों। डॉक्टर साहब हैं या इनसे पहले प्रताप दौलता जी थे, या फिर आपके ब्रिगेड गण सिंह थे, पहले मुख्यमंत्री भी हमारे हल्के से पंडित भगवत शर्मा जी थे। उनके टाइम से अब तक हमारे हल्के में सामाजिक समरसता, भाईचारा, इसका कभी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि कभी कोई किसी का आपस में झगड़ा भी हुआ। कभी हम ये कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा की कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत बेरी हल्के से हुई, क्योंकि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत शर्मा यहीं से थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हमारा हल्का ऐसा है जो बाकी लोगों को एक तरह से मार्गदर्शन का काम करता है। काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है आपने, इन लोग अगर टाइम भी देखा है आपने, कांग्रेस का टाइम भी देख रहे हो और भाजपा का टाइम भी देख रहे हो, तो किस प्रकार क्या जो उतार चढ़ाव है? एक समय दौर था जब यहाँ कांग्रेस का काफ़ी वजूद होया करता था, आज भाजपा की सरकार है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार राजनीति में उथल पुथल हो रही है, कैसे, किस नज़रिए से देखते हो आप इसे? इसमें तो बेसिकली जैसे अपना इलाका बहुत पहले तो लोकदल का होता था, और छोटराम के टाइम से आप बात करें तो भी ये इलाका ज़्यादातर कांग्रेस के अगेंस्ट रहता था। लेकिन लोकदल के राज सत्ता चौधरी देवलाल जब मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में वो उप प्रधानमंत्री बने, तो यहाँ चौधरी चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बने, तब एक महम का इंसिडेंट हुआ था। वहाँ से यहाँ बदलाव शुरू हुआ कि यहाँ के लोग सोचने लगे भी हमारा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और उसमें मुख्य योगदान दांगी साहब का और कादयान साहब का है। और फिर धीरे धीरे लोगों ने भूपेंद्र जी का साथ दिया, चौधरी देवलाल को 3 बार हार का सामना करना पड़ा, और ये हमारे नेता जो है ना ऊपर चढ़ते गए, हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी, और इसमें योगदान अपने इलाके के लोगों का भी और नेताओं का भी, जिन्होंने इनको एक लीडर स्वीकार किया, और लीडर स्वीकार किया, जनता ने भी स्वीकार किया। और उसके बाद 10 साल इनका मुख्यमंत्री का दौर भी था, जिसमें अपने इलाके में भी और पूरे हरियाणा में भी
शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और दूसरे डेवलपमेंट के कार्य भी हुए, पानी की व्यवस्था भी हुई, तो भ्रष्टाचार भी उस टाइम कम हुआ। तो ये सब बातें हमने देखी हैं। लेकिन अब 10 साल से जो बीजेपी का राज है, इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो ये रही है कि नौकरियां बहुत कम दी इन्होंने, और ख़ासकर हाईली एजुकेटेड जो बच्चे हैं उनकी बेरोज़गारी की जो आज की स्थिति है वो इतनी भयावह है कि यूँ कह लीजिए कि अब 70% बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं पिछले 10 साल से, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी किए हुए हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, एचटेट है या आपके जेआरएफ किए हुए हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस राज सत्ता में अभी देखने को मिली, एक सीएम बदलने के बाद ये कहते हैं कि एचटेट क्वालिफाई कोई बच्चा हो गया तो उसको 5 साल और 10 साल के लिए नहीं, हम उसको ताउम्र के लिए क्वालिफाइड मानते रहेंगे। इसका मतलब असलियत में क्या निकलता है? असलियत में ये निकलता है कि आपको ताउम्र बेरोज़गार रखेंगे बेशक आप क्वालिफाइड हैं। होना तो ये उल्टा चाहिए, एचटेट पास है तो विद इन 1 ईयर आपको नौकरी देंगे, नेट पास है उसका भी आप मापदंड करें, विद इन 1 ईयर या विद इन 2 ईयर आपको नौकरी गारंटी हो। अदरवाइज क्यों उसको पास करवा के रखे हुए हैं? नेट है, एचटेट है, टीचिंग लाइन में आना है बच्चे को, उसको आप 20 साल या 30 साल थोड़ी वेट करवाओगे, फिर तो शादी कब करेगा, कब जीवन शुरू करेगा? ऐसे बच्चे हैं। ये दूसरी सामाजिक बुराई आ गई है इस राज में। नौकरियां नहीं मिली तो शादियां नहीं, और शादी भी नहीं, नौकरी भी नहीं, महंगाई की मार, तो फिर बच्चे नशे की तरफ भी मुड़ गए, या तो नशा करने लगे या नशा बेचने लगे। सर जैसे बात करें, आपने बताया कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन सरकार तो बार बार ये बोल रही है हमने बिन पर्ची बिन खर्चे नौकरियां दी है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर ये बिन खर्चे और बिन पर्ची की जो बात करते हैं, ये तो अपना एक डायलॉग बना रखा है सरकार। जी जी, इसमें सत्यता से बहुत दूर है ये बात। जैसे 4th क्लास आप लगाएंगे एमएससी बच्चे को या एमए बच्चे को, या पीएचडी भी किया हुआ है अप्लाई कर देता है, बेरोजगारी की मार जो उसके पास है, महंगाई से घर इतना दुखी होता है उसका, पेरेंट्स के भी अब काम नहीं चलता, अब आप कुछ न कुछ करो, तो वो बेचारा 4th क्लास के लिए भी अप्लाई कर देता है और नौकरी भी लग जाता है। और फिर यदि आप क्वालिफाइड जो क्लास 1 या क्लास 2 लगना था उसको आप 4th क्लास में लगाओगे और फिर ये दावा भी करोगे कि बिना खर्चे बिना पर्चे में नौकरी दी है, तो उस नौकरी का वो बेचारा करेगा क्या? वो तो अन्याय है उसकी पढ़ाई के साथ। तो ये केवल ढकोसला है, एक डायलॉग है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में आप इनके एचसीएस के पेपर देखो कैंसिल होते हैं या दोबारा रिट होती है, फिर उसमें 20% गलत क्वेश्चन डाल देते हैं या 20% रिपीट करवा देते हैं। ये सारे खेल हैं इनके। नागर के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई है पूरी। तो ये बिना खर्चे बिना पर्चे कैसे कह सकता है कोई? जब चेयरमैन के ऑफिस में पैसे मिल गए तो वो क्या वो बात भरने के लिए लेके आया था पैसे? कभी यहाँ इन लोग अगर हुआ करता था, और ये क्षेत्रीय पार्टी इन लोग जो है एक मजबूत इतनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी जो सेंटर की पार्टियों को भी बड़ी टक्कर दे देती थी। उसका एकदम जनाधार खत्म होने का क्या कारण है? जिस प्रकार इन लोग की आज जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, तो इस प्रकार जो खत्म होती जा रही है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका मुख्य कारण क्या है खत्म होने का? उनका मुख्य कारण तो यही है कि जो अपना ये देशवाड़ी जो बेल्ट बोलते हैं ना, ये लोग उनका सपोर्ट किया करते बहुत ज़्यादा। और जैसे ही उनका एक बार 2000 से लेकर 2005 तक जो राज देखा, उसमें थोड़ी सी गुंडागर्दी की झलक आने लगी थी कि जेल में बैठ के लोग भी अपने जो है ना बिजनेस करते थे या गुंडागर्दी चलाते थे या लोगों से उड़ाही करते थे। तो उस टाइम फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम बने 2005 में, इन्होंने सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दिया था कि जो गुंडागर्दी है इसको हम ख़त्म करेंगे, और एक सौहार्दपूर्ण माहौल हरियाणा को दिया था इन्होंने। तो वहाँ से कंपैरिजन शुरू हो गया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी में और ओम प्रकाश चौटाला जी में। उस कंपैरिजन में ये आगे निकल गए क्योंकि इन्होंने फिर शिक्षा पर ध्यान दिया। 10 साल इस इलाके के लोगों ने अपने जो है नौकरियों में भी हिस्सा बराबर का मिला। तो ये सारी बातें आके फिर अब क्योंकि सामने भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, तो अब वो इनके सामने बोने नजर आ रहे हैं। एक उनके घर के अंदर भी पार्टियां 2 होगी जिसको लोग पसंद नहीं करते। सर वर्तमान की बात करते हैं, डॉक्टर वीर सिंह कादियान को बार बार टिकट मिल रही है, विरोध भी युवा विरोध भी कर रहे हैं। डीगल में जैसे पंचायत हुई थी और जगह अन्य जगह पंचायतें हुई हैं कि जैसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वीर सिंह कादियान को बार बार टिकट मिलना क्या कारण है? इनको बार बार टिकट मिलने का मुख्य कारण ये है कि एक तो इन्होंने जो राजनीति 40 साल से
करते आ रहे हैं, जी इन्होंने कभी भी द्वेष की भावना से किसी के साथ जो है ना यूँ मान के काम नहीं किया, अभी इसने वोट दी इसने वोट नहीं दी, सबके लिए बराबर रहते हैं। कभी किसी के झगड़े के बीच में ये निबड़े चाहते थे, हमेशा भी पंचायती तौर पर आप फैसला करें, पुलिस की सपोर्ट आप किसी से लेंगे तो मैं वो काम नहीं करूँगा। तो इसलिए एक इन्होंने जॉब जो है ना बच्चों को दिलाने में निष्पक्षता के साथ, उसमें बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, ये काम किया लंबे समय तक। और दूसरा, इस इलाके में जो राज सत्ता आई ना, इसमें इनकी अहम भूमिका जो 1990 में रही, उनका योगदान लोग अब तक मानते रहते हैं। युवाओं को नहीं पता, लेकिन बड़े तो सब जानते हैं। अब रही बात, एक बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में कि भाई युवाओं को मौका क्यों ना मिले। जी मैं भी शक में हूँ कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ ले लो 90 हल्कों में से जहाँ आपके पास कोई सीनियर लीडर अच्छा नहीं है, जो अब ये तो लोग स्वीकार करते हैं, ये हाईली एजुकेटेड है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है ये, और कभी भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भाईचारे से राजनीति करते हैं। तो इनको बदलने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। युवाओं को मौका आप दूसरी जगह दे दो। रही बात युवा के काम करने की, तो ये आज भी 24 घंटे काम कर सकते हैं, ये सारा दिन स्पीच दे सकते हैं, सारा दिन ऑफिस में काम कर सकते हैं, लोगों की भलाई के काम सोच सकते हैं। और युवा क्या चाहता है कि मैं लोगों को रिप्रेजेंट करूं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी हैं। इसमें कोई कुश्ती तो लड़ने नहीं कि भाई वृद्ध आदमी है तो वो हार जाएगा, जवान आदमी जो है ना कुश्ती करके जीत के आ जाएगा। तो यहाँ तो सूझबूझ की ज़रूरत है। सरकार बन के सरकार को बनाए रखना भी ज़रूरी है, उसमें भी इनका योगदान रहेगा। अब आजकल जैसे मोदी जी मन चाहे उस स्टेट की सरकार को तोड़ देते हैं, हरियाणा की सरकार बनने के बाद उसको कायम भी रखना है, उसमें भी इनका योगदान चलेगा। और भूपेंद्र जी का तो ये एक तरह से दांगी साहब और कादियान साहब दाएं बाएं हाथ हैं दोनों। तो सारे हरियाणा के वेल विशर भी हैं, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई अपने एरिया का सीएम बनता है, तो वो योगदान भी उनको मिलता है। उनका अपना बहुत बड़ा योगदान है हल्के में भाईचारा बनाए रखना, सबको समझाना, कभी भी किसी के झगड़े के बीच में पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना। तो ये सारी बातें हैं। जैसे हमारे इसमें मेरे ख्याल में 4 या 5 तो ITI खुलवाई है इन्होंने। जो बच्चे हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते वो ITI पास करके जॉब ले लें। हमारे में 1 इनके टाइम और 2 पहले से 3 हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्योरली रूरल बैकग्राउंड के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा में और कहीं नहीं है। सेमी अर्बन मिला के तो हो सकते हैं, लेकिन प्योर रूरल बैकग्राउंड के 3 कॉलेज हमारे हल्के में हैं। तो उन बच्चों को जॉब भी प्रोवाइड करवाई हैं और उनको हर तरह से सपोर्ट देते हैं। और एक बात इनकी और भी है, हमने अपने बेरी हल्के में ये देखा है कि इनके जो सपोर्टर हैं वो तो परमानेंट हैं, इनके विरोधी कोई परमानेंट नहीं है किसी भी वर्ग में। हर वर्ग से इनको सपोर्ट मिलता रहता है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा। कोई एक वर्ग इनके पूर्ण तौर पर खिलाफ कभी नहीं रहा। ये खास बात ज़रूर है कि पूर्ण तौर पर कुछ इनके जो परमानेंट अपने सपोर्टर हैं वो लगातार चलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी होते हैं वो बदलते भी रहते हैं, कभी 5% आगे कभी 20 आगे। जैसे कमिंग इलेक्शन है, अब ऐसा माहौल लग रहा है जैसे विरोधी भी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को ही जिताएंगे, मतलब बीजेपी का कैंडिडेट बाहर से आ गया तो एक तरफा माहौल बन गया। अभी वर्तमान की बात कर रहे हो आप, वर्तमान में एक तरफ है कांग्रेस से ये डॉक्टर कादियान जी हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा से संजय कबराना जी हैं। इसके अलावा अभी बेरी हल्के की बात चल रही है जिसमें बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार है कि एक की बात करें अमिता लावडीकल है और दूसरे इंद्रजीत सुहाग जी हैं। तो इस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवारों की जो एंट्री है वो क्या उथल पुथल करने वाली है बेरी हल्के में? वो ऐसा है सर, जिसमें जब एक राज सत्ता को देख के पब्लिक ये चाहती है कि हम इस राज सत्ता को बदलेंगे, या पब्लिक ये भी चाह सकती है कि हमें तो ये राज सत्ता अच्छी लगी, इसकी पॉलिसीज़ अच्छी लगी, तो उसको आप दोबारा भी मौका दे सकते, तिबारा भी मौका दे सकते हैं। लेकिन आज के हालात में इनको तीसरी बार मौका तो जनता देने के मूड में नहीं लग रही, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी, किसानों के मुद्दे आए, किसानों को 14-15 महीने वहाँ पर आंदोलन चलाना पड़ा, पहलवानों का मुद्दा, इवन इनके एक मंत्री का मुद्दा, उनकी कोच उसके ऑफिस में वहाँ छेड़खानी का मुद्दा, उसको भी नहीं हटा पाए ये, बल्कि उसका CM
मनोहर लाल खट्टर जी ने फुल सपोर्ट किया, नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे, विधानसभा में 3 बार बोले। ये सारा एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार हो गया कि अब राज सत्ता को बदलने के मूड में है पब्लिक। अब बात करें हम बेरी हल्के की, निर्दलीय की जीत की संभावना तब बनती है तब विपक्ष की कोई पार्टी जो राज सत्ता बदलने के लिए तैयार है वो कमज़ोर हो। आज के दिन कांग्रेस बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है, सत्ता बदलने के लिए वो खुद के सक्षम है, उसने किसी की ज़रूरत नहीं। तो निर्दलीय के लिए कोई जगह नहीं बनती इस मौके पर, इसलिए हमारे बेरी हल्के में चाहे 1 हो 2 हो 10 हो, निर्दलीय कितने आ जाएं। और आजकल तो ये लोक दल, जेजेपी, बसपा और कोई आ जाए चाहे, ये सारे निर्दलीय जैसे ही हैं। मुख्य मुकाबला जहाँ भी हरियाणा में है वो बीजेपी कांग्रेस में है, और बेरी में तो मुख्य मुकाबला मेरे को तो वैसा लगने लगा वो बीजेपी भी निर्दलीय जैसा है हमारा, तो क्योंकि बाहर के हल्के से आ गया तो सारे निर्दलीय हैं हमारे सामने। जो निर्दलीय मेडिकल हैं और रात खाप से आते हैं तो काफ़ी बड़ी खाप आपने पता है ब्रिगेडियर रणजीत सिंह के टाइम पे एक बार खाप ने सपोर्ट किया ब्रिगेडियर साहब को, पूरा हल्का एक तरफ उनको सपोर्ट में बड़ी जीत मिली थी। तो क्या थोड़ा ये मार्जिन, बिल्कुल आप ठीक बात पकड़ रहे हो। हमारे हल्के में कई बार कुछ लोग अपना हित साधने के लिए हल्के को डिवाइड करने की कोशिश तो करते हैं कि भाई अलाउद खाप, दलाल खाप, आपके काद्यान खाप, लेकिन असलियत में जो हमारा समाज है ना, वो किसी काद्यान से, अलाउद से, दलाल से, राठी से बात कर लो, कोई खाप खूप का बंटवारा हमारे पास नहीं है। और खासकर डॉक्टर काद्यान ने जो राजनीति की है ना, इन्होंने तो इस बात को बिल्कुल ख़त्म करके राजनीति की है। अभी कौन किस गोद से है, किस गांव से है, इसका कोई मतलब नहीं हमारे सामने। ये डॉक्टर काद्यान के विचार हैं और उनकी कार्यशैली ऐसी रही है। तो एक बार कभी ऐसा हुआ भी है, पता है जनता को भी, हमें भी, कि भी ऐसा एक बार कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद जिस टाइम 87 में डॉक्टर काद्यान आए राजनीति में, इन्होंने सबसे पहले इस भाईचारा को कायम किया। और ये जो बंटवारे की बात थी, वर्गों में हो या आपके गोत्र में हो या गांव में हो, ऐसा हमारे बेरी हल्के में आप किसी से बात कर लेना, बिल्कुल मिनिमम है ये फैक्टर। लेकिन अब भी कुछ लोग अपना हित साधने के लिए इस फैक्टर को उछालते हैं, जैसे बीजेपी उछालती है जाट नॉन जाट। अब जाट नॉन जाट कहाँ रह गया, सारा समाज दुखी है। अब ये बताओ, किसी एक कास्ट का आदमी जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, क्या उसको महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता? क्या उसके बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? तो ये बात तो बकवास होती है कि किस कास्ट से कौन बिलोंग करता है, किस गोद से बिलोंग करता है। मुद्दा है सारा सामाजिक समस्याओं का, बेरोजगारी का है, किसानों का है। इवन मनरेगा के रेट नहीं बढ़ाए इन्होंने, उसमें मजदूर काम करते हैं बेचारे। और ये जो HKRL से 18-20 हज़ार में लगा रहे, क्या किसी का घर चलता है 18-20 हज़ार में? तो मुद्दे ये हैं। नई सरकार से लोगों की आशाएं होती हैं कि हो सकता है कुछ बदलाव आए, और नहीं आए तो फिर उसको भी बदल देंगे। लेकिन सर निर्दलीयों में इधर 2 तरह के होते हैं। एक तो निर्दलीय मर्जी से अपने आप खड़े हो जाते हैं। अलाउद खाप की बात नहीं करे, 36 बरादरी ने एक चेहरा दिया मीता अलाउद को, क्या उसका असर डॉक्टर वीर सिंह कादियानी के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि 36 बरादरी ने भारी पंचायत हुई थी। बिल्कुल 36 बरादरी ने उनको उठाया है और उनका समर्थन भी दिख रहा है। उन्होंने 2-4 इवेंट्स भी किए हैं सामाजिक, उस पर समरसता पे बिना किसी भेदभाव के, कुछ इनामात भी बांटे हैं, कुछ चीज़ें भी दी हैं। लेकिन लोग अब सब समझते हैं कि भाई इस आदमी ने पैसे वाला है इसलिए या किसी मकसद से ये जो समाज सेवा की है ना, ये MLA बनने के लिए की है, तो वहाँ लग जाता है पर्सन चिन्ह। और यदि उसने 20-30 साल से ये समाज सेवा कर रखी हो तो लोग अपने आप कहेंगे भाई तू बनेगा हमारा MLA, आप हमारा रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे। आप करने से पहले आपने 6 महीने साल भर में एक अपना चेहरा चमका लिया पैसे की बदौलत, और एकदम आप फिर MLA की तरफ चल पड़े तो लोग समझ गए। दूसरी बात इसका फैक्टर ये भी है कि राज सत्ता या तो बदलनी है या उसी को कायम रखना है, और सबको पता है बदलनी है तो कांग्रेस बदलेगी। आप वोट बांटोगे तो पिछले साल की तरह जेजेपी ने जैसे वोट तो बांट ली और सपोर्ट उसी सरकार का कर दिया, लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। तो अब की बार हाल देख लो, अब जेजेपी हिंदुस्तान की सबसे कम वोट लेने वाली पार्टी अभी MP के इलेक्शन में हुई। अब MLA में देखना सारे जमानत जब्त करवाएंगे, कोई एक भी MLA नहीं बन सकता उनके। भाजपा की तरफ से संजय कबलाना को बेटी हल्के से उतारा गया है, तो जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, कोई कह रहा है बाहरी कैंडिडेट है, कोई कुछ कह रहा है, क्या कैसे देखते हो इस राजनीति को? ये मुकाबला किन किन के बीच में होने जा रहा है बेरी हल्के में? हमारे हल्के में
पहली बात तो ये कि बेरी हल्के में इतने सक्षम लोग हैं कि बाहर के कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो लोक दल हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई और भी हो। और हमारे हल्के में बीजेपी बड़ी पार्टी होते हुए उसने जो है बाहर का कैंडिडेट दे दिया, तो ये तो उसका इलेक्शन उतना बढ़िया नहीं चलेगा जितना विक्रम चला देता, या फिर अमित अहलावत को देते तो वो भी अच्छा इलेक्शन चलाता। उस बीजेपी से तो अमित का ही अच्छा चल सकता है। अब आज के हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो टाइम बताएगा। लेकिन यूँ है कि इस दौर में द्विपक्षीय राजनीति चलेगी हरियाणा में, या तो बीजेपी अपने आप रिपीट करे या फिर कांग्रेस राज सत्ता को बदले। तो तीसरे का यहाँ इस माहौल में कोई मौका नहीं है कहीं पर भी। एक आधी जगह कहीं पर कोई हो जाए अलग बात, अपने इलाके में तो कम से कम नहीं है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर में तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी, और बीजेपी का बाहर का कैंडिडेट हो गया। हमारे हल्के में एक और ख़ास बात आपको जोड़ दूँ, 22 टिकट मांगने वाले थे डॉक्टर साहब समेत। उस 22 के 22 में जो सही टिकटार्थी थे वो थे डॉक्टर साहब और 20 और। एक टिकटार्थी ऐसा भी था जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब करने वाला टिकटार्थी कैसे हो सकता है, इसलिए उसको तो निकाल दो। बाकी सारे जितने भी टिकटार्थी थे कल नामांकन भरवाने आ रहे थे। वो एक टीचर है, उसकी एक अलग बात है, वो अलग रह गया उसके, वो तो वैसे ही राजनीति में नहीं आ सकता, सरकारी नियम लागू होते हैं उस पर। जो बात आप एक प्रशिक्षित शिक्षाविद होने के नाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये मुख्य संदेश